Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम कर रहे हैं हमारा 6th chapter which is thermodynamics. Thermodynamics basically deal करता है energy changes से. Thermodynamics is that branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of energy. मतलब exchange होगा heat के और दूसरी form of energies में जैसे कि work. So when we can say that one of the main goals of the thermodynamics is to describe the transfer of energy. Energy एक form से दूसरे form में change होगी और ये change जो होगा वो होगा in the form of work or in the form of heat. So we can say as thermodynamic system does work, it loses heat, and when work is done on a system, it gains heat. So heat is converted to work and work is converted to heat. Then it says together work and heat transfer into and out of the system, and this represents the change in its internal energy. Internal energy किसको बोलते हैं? जो भी जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी कोई सिस्टम पोजेस करता है. सिस्टम मतलब जहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा है वी कॉल दैट अ सिस्टम. और जिस भी तरह की एनर्जी उसने पोजेस की है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. इट मे बी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाटएवर बी द टाइप ऑफ एनर्जी, वो है इंटरनल एनर्जी. अब जो सिस्टम ने पोजेस की है वो इंटरनल एनर्जी है, लेकिन जो अंदर बाहर जिस फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है एनर्जी का, that is in the form of heat or in the form of work. So we can say this idea that the change in internal energy is equal to change in heat plus change in work is so fundamental that it is known as first law of thermodynamics. जो आप first law of thermodynamics करोगे, आप उसकी मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उसमें ये देखोगे कि इंटरनल एनर्जी जो है that depends on heat as well as work done on the system or by the system. So टाइप्स ऑफ सिस्टम, जैसे मैंने बोला कि सिस्टम होता है कोई भी चीज़ जिसमें कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई गैस है, आइडियल गैस है जिसको आप कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपैंड कर रहे हो, कुछ भी उस पर एक्शन कर रहे हो, उसको हम सिस्टम बोलते हैं, जिसको जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है. और एक होता है सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स मतलब जो चीज़ें बाहर की उसको इफेक्ट कर रही हैं, दोज आर कॉल्ड सराउंडिंग्स. तो होगा क्या कि हीट का एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो किस तरह का एक्सचेंज होता है उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है. वन इज ओपन सिस्टम, द सिस्टम इन विच द एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स. एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है और मैटर भी. उस केस को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं. क्लोज्ड सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है लेकिन मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. और आइसोलेटेड सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसमें ना तो एनर्जी चेंज हो सकती है और ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है. जैसे कि हम अगर देखें, एक हम चाय का कप लेते हैं, दैट बिहेव्स एज ओपन सिस्टम. क्यों है ये ओपन सिस्टम? क्योंकि इसमें से हीट एज वेल एज मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है. इस कप में से वेपर्स निकलते हुए आप देख सकते हो, मतलब मैटर एक्सचेंज हो रहा है. और थोड़ी देर में इसमें जो चाय हमने रखी है वो ठंडी हो जाएगी, मतलब इसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है. तो ओपन सिस्टम में आपके पास जो हीट है और मैटर है दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है. लेकिन अगर हमने इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ऊपर से ढक दिया, तो इस क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा? अब हीट तो एक्सचेंज हो जाएगी लेकिन जो वेपर्स पहले एस्केप कर रहे थे अब वो एस्केप नहीं कर पाएंगे. मतलब हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है लेकिन मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. और अगर इसी चाय को आप थर्मस में पुट करते हो तो ये बन जाता है आइसोलेटेड सिस्टम.
जो कि सराउंडेड से पूरा आइसोलेटेड है, क्योंकि इस थर्मस के अंदर इंसुलेशन है प्रॉपर, जो कि बाहर वाले सराउंडिंग से अंदर वाले सिस्टम को इंटरैक्ट करना अलाउ नहीं करती, जिसकी वजह से ना तो इसमें हीट का एक्सचेंज हो पाता है और ना ही इसमें मैटर का एक्सचेंज हो पाता है. सो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. Then comes some important terms which are related to thermodynamics, जिसमें सबसे पहले सिस्टम की हमने बात की. It refers to the part of universe in which observations are carried out. जैसे कि अभी हमने चाय का कप लिया था, that is our system, right? And surroundings the part of universe other than the system is known as surroundings. उसके बाहर जितना भी चीजें उसको इफेक्ट कर रही हैं, those are called surroundings. एंड बाउंड्री, जो उस कप का जो मटेरियल है वो बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. सो बाउंड्री, द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज नोन एज बाउंड्री. अब ये बाउंड्री जो है वो आपकी एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ भी कर सकती है, जैसे कि कप का मटेरियल कर रहा था, या फिर वो इस एक्सचेंज ऑफ हीट को स्टॉप भी कर सकती है, इंसुलेटेड भी हो सकती है, जैसे कि थर्मस में था. Then it says thermodynamic equilibrium किसको कहते हैं? A system in which macroscopic properties do not undergo any change with time is called thermodynamic equilibrium. Thermal equilibrium किसे कहते हैं? If there is no flow of heat. थर्मल मतलब हीट, ठीक है. इक्विलिब्रियम मतलब वो बराबर उतना ही रहेगा. तो कब रहेगा उतना ही? जब वहां पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर, एंड दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. Mechanical equilibrium says if no mechanical work is done by one part of the system on another part of the system, it is said to be in mechanical equilibrium. Such a condition exists when pressure remains constant. उस वक्त आपको mechanical equilibrium attain होगा. Then thermodynamic properties में हम करते हैं intensive properties और extensive properties. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हम उनको बोलते हैं जो चीजों के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है. जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई, ये चीजों के नेचर पे डिपेंड करती है. और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड करती हैं उनकी क्वांटिटी पे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करते हो तब भी आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अटेन होती हैं, राइट. सो ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. आपको इनमें चूज करने को आ सकता है कि कौन सा नेचर पे डिपेंड करता है, कौन से इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं या कौन सी इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया है जिसमें आपके पास 10 लीटर्स वाटर है और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, राइट. अगर आप इस कंटेनर को 2 इक्वल हाफ्स में कट करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके वॉल्यूम पे या टेम्परेचर पे? तो ये कहता है कि वॉल्यूम पे तो आप देख रहे हो कि वेसल को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो 5 लीटर ईच की हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम जो है इसकी हाफ हो गई है. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करती है. आपने क्वांटिटी को अगर आधा किया दैट मीन्स वो उसको फर्क पड़ा है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर आप टेम्परेचर को देखोगे, टेम्परेचर इसके हाफ करने पे भी सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर को क्वांटिटी पे उसकी डिपेंडेंस नहीं है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 लीटर ले रहे हो या 10 लीटर ले रहे हो या 5 लीटर ले रहे हो, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करती है ना कि क्वांटिटी पे. सो टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी.
देन कम्स स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है कि किसी भी टाइम पे जिस भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है। अब इनमें जिन चीज़ों पे हम उनको ऑब्जर्व करते हैं उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि वो पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, क्या पाथ फॉलो किया। अगर रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उसको सिर्फ ये मतलब है कि क्या रिएक्टेंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे वो बने, उन पे वो डिपेंड नहीं करता। और ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन है। मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे, इनको पाथ फॉलोड से कोई लेना देना नहीं होगा। और पाथ फंक्शन हम उनको बोलते हैं जो कि डिपेंड करते हैं पाथ फॉलोड पे, राइट। जैसे कि वर्क हो गया या हीट हो गई। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी बिल्डिंग के टेरेस पे जाना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप जा सकते हो स्टेयर से या आप यूज कर सकते हो लिफ्ट को, ठीक है। अगर आप लिफ्ट यूज करते हो तो आप तो सिर्फ जाके बटन प्रेस करके आप आराम से टेरेस पे पहुंच जाओगे। जब आप यहाँ पहुंचे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं मैक्सिमम है, राइट। आप स्टेयर से जाते हो और सेम प्लेस पे पहुंचते हो, इस वक्त आपकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। मतलब आप लिफ्ट से गए या स्टेयर से गए, पोटेंशियल एनर्जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आप कहाँ थे और अब कहाँ पहुंच चुके हो। मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फर्क पड़ता है। सो इट इज अ स्टेट फंक्शन। मगर अगर आप लिफ्ट से जाते हो, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, आप नहीं थकोगे। लेकिन अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ के जाते हो, आपने बहुत काम किया है, आप थक जाओगे। मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन योर वर्क डन, बिकॉज वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। So work done is a path function but potential energy is a state function. तो हर वो चीज जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, those are called state function। जैसे कि इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और वो चीजें जो कि पाथ डिपेंडेंट हैं उनको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, जैसे कि वर्क हो गया या हीट हो गई। So it says when microscopic properties have definite value, the condition of existence of the system is known as state of system। कि जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करोगे तो जो उनकी प्रॉपर्टीज की एक डेफिनेट वैल्यू होगी और इनकी जो जिस भी कंडीशन में उनकी एग्जिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। Then comes internal energy। इंटरनल एनर्जी जैसे मैंने बताया था टोटल एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस ने जो पोजेस कर रखी है। इट इज सम ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइक वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, केमिकल, न्यूक्लियर, काइनेटिक, पोटेंशियल, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। और ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे। एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब उसको इनिशियल और फाइनल स्टेट से लेना है। इट इज independent of the path followed. Its absolute value cannot be determined, but experimentally change in internal energy, that is delta, आप उसका change आप calculate कर सकते हो, लेकिन definite value आप internal energy की नहीं calculate कर सकते। So आप हमेशा उसको delta U के form में calculate करते हो, which is U2 minus U1, या फिर जो फाइनल आपका इंटरनल एनर्जी होगी दैट माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो डेल्टा U की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, whereas फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस डेल्टा U comes out to be positive. So U depends on temperature, pressure, volume and quantity of matter। ये सारी observable properties है जिनकी terms में हम
स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या चीज़ें उसमें हम नोटिस करते हैं, क्या चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती हैं, वो है टेम्परेचर क्या है उस सिस्टम का, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम कितनी है, या क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है। इंटरनल एनर्जी, जैसे मैंने बताया ऑल काइंड्स ऑफ सम्स ऑफ एनर्जी है, तो उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं आपको बुक्स में ई से भी रिप्रेजेंटेड मिलेगा। और इसका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में एक होती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जहाँ से कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई है, घूम फिर के वो वापस उसी पॉइंट पे अगर आती है। इसके लिए जो दो तरह की हम प्रोसेसेस देखते हैं, एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेसेस और एक होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है, ये वैसे तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली कोई भी जो प्रोसेस है वो 100% रिवर्सिबल नहीं होती। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें आपने गैस रखी है और आपने यहाँ पिस्टन लगाया है और इसके ऊपर आपके पास सैंड पार्टिकल्स हैं, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर ये आप चाहते हो रिवर्सिबल सिस्टम हो, तो ये कहता है कि इन सैंड ग्रैन्यूल्स को आप एक एक करके रिमूव कीजिए। होगा क्या, ये पिस्टन थोड़ा सा हिल के वापस अपनी ही जगह पर आ जाएगा, मतलब वो रिवर्स होता रहेगा। अब ऐसा तो है कि ठीक है, एक एक पार्टिकल का थोड़े बहुत को तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सपोज करो अगर आपने 1 kg सैंड यहाँ पर रखी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1 kg सैंड रखने के बाद भी पिस्टन वहीं पर है और उसके रिमूव करने के बाद भी पिस्टन वहीं पर रहेगा। इसका मतलब आपका पिस्टन खराब है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है प्रैक्टिकली आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वैसे क्या होता है कि अगर आप इसको एक झटके से रिमूव करते हो तो ये पिस्टन एकदम से उछल के ऊपर आ जाता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा, जब सब्जी वाला सब्जी तोलता है, जान के वो जो भी वेजिटेबल होगा उसको जोर से फेंकेगा बैलेंस पे, क्यों? क्योंकि वो एकदम से नीचे आता है। लेकिन अगर आप उसको धीरे से प्लेस करते हो, वो थोड़ा सा बैलेंस होके, तो वो धीरे से प्लेस करने से रिवर्स हो जाता है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस होगी, राइट। सो जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो बहुत स्लोली कैरी आउट करनी पड़ती है, मतलब एक एक ग्रैन्यूल आपको उसमें से हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें आपको मिलता है मैक्सिमम वर्क। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप एक झटके में उसको हटा दीजिए, वो वापस अपनी जगह पे पिस्टन नहीं आएगा, वो एकदम से हट जाता है, राइट। और ये आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और ये फास्ट होगा और इसमें आपको मैक्सिमम वर्क नहीं मिलेगा, right? So this was reversible process and irreversible process. Then there are 4 basic type of processes where thermodynamic properties of a system, generally an ideal gas container, can change. क्या है वो 4 प्रॉपर्टीज? ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब हीट, जिसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबारिक मींस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस हम उसको बोलते हैं जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब चेंज इन हीट इज 0, उसमें हीट का जो कंटेंट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास किसी कंटेनर में गैस है और पिस्टन उससे अटैच्ड है,
अगर आप इस सिस्टम को एक बहुत बड़े से रिजर्वॉयर के साथ अटैच कर देते हो और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन दोनों को हीट ट्रांसफ़र करने में। तो ओवरऑल जो है कोई भी चेंज नहीं आप नोटिस कर पाते टेम्परेचर में। सो इट सेज सिस्टम इज कनेक्टेड टू द बिगर सिस्टम, जिसको हम हीट रेजर्वॉयर बोलेंगे। टेम्परेचर वुड टेक अ लॉट ऑफ हीट टू चेंज और ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि आपने कंटेनर में गैस ली है, सो इसमें आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। एक इसी कंटेनर में रहेगी गैस, और जैसे जैसे आप हीट इसमें बढ़ाओगे तो हीट इंक्रीज करने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, गैस मॉलिक्यूल्स को हीट से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने लगेंगे और इससे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने हीट देना बंद कर दिया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा और जो टेम्परेचर बढ़ा था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इसका मतलब जो गैस है वो कोई काम नहीं करेगी, वर्क डन विल बी जीरो, बस इंटरनल एनर्जी में चेंज होता रहेगा। जब आप हीट बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और जैसे ही आप हीट कम कर दोगे तो वापस इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होंगे मगर जो ओवरऑल वर्क डन है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। देन कम्स आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक वो जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे हीट ऐड होगी वैसे वैसे, मतलब हीट ऐड करने पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, राइट। हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी जिसकी वजह से ये इस पिस्टन को ऊपर को पुश कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसी हीट की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ऑन रिमूविंग हीट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके, जब आप हीट रिमूव कर दोगे वो वापस वैसे ही आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें पिस्टन मूव हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइसोबारिक प्रोसेस है दोज कैन डू वर्क, उनमें आपको वर्क डन मिलेगा क्योंकि पिस्टन को आपने मूव किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब ये था पिस्टन तो इसकी वॉल्यूम V1 थी, तो इसकी हीट बढ़ाने से ये पिस्टन अगर यहाँ पहुँच जाता है तो इसकी जो नई वॉल्यूम है वो V2 बन जाएगी। तो देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, राइट। और इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड इन आइसोबारिक प्रोसेसेस। Then comes adiabatic processes. Adiabatic process में कोई भी heat flow into और out of the system allowed नहीं होता है। Adiabatic walls वो होती है जो heat transfer allow नहीं करती हैं। Gas can expanded or it can be compressed, but there will be no work done. So that was all for this part. हमने किया कि thermodynamics में आप हीट चेंजेस या एनर्जी चेंजेस को नोटिस करते हो, कैसे एक फॉर्म ऑफ द हीट को आप दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इसमें हमने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती है किसी भी चीज़ के नेचर पे, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनकी क्वांटिटी पे। हमने किया इसमें आइसोथर्मल प्रोसेसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक प्रोसेसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो कि हीट फ्लो अलाउ नहीं करती। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में हमने पढ़ा। सिस्टम वो चीज़ जहाँ पर आप किसी भी रिएक्शन को नोटिस कर रहे हो, और सराउंडिंग्स उसके अलावा सारी चीज़ें हैं जो उस सिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो हीट ट्रांसफर है उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के सिस्टम्स हमें मिलते हैं। ओपन सिस्टम which allows the transfer of heat as well as matter. Closed system allows just the transfer of heat. और जो isolated system है
that does not allow the transfer of heat or the transfer of matter. So that was all for this part. We'll meet in the next part जिसमें हम करेंगे laws of thermodynamics. Till then, keep learning, keep revising. Thank you.